ऑपोजिशन के दिन गिने जा चुके हैं। यह है आसमा शिराजी के ताजा तरीन कॉलम का उन्वान। उनका मानना है कि ऑपोजिशन जमातें कुछ करने जोगी नहीं। एक दिन इन्हें उम्मीद बंधती है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की आपस में नहीं बन रही, लेकिन साथ ही कोई अहम तरीन कानून साजी की बारी आ जाती है जिसमें हुकूमत से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत पड़ जाती है हुकूमत का साथ देकर यह कानून साजी कामयाब करवाने की। कुछ ऐसा ही मामला गुज़िश्ता माह देखने में आया, जब हुकूमत ने पहले तो कौमी असम्बली से स्टेट बैंक तरमीमी एक्ट मंजूर करवाया और फिर सेनेट से अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद ये एक्ट पास करवाने में कामयाब हो गई। कौमी असम्बली की हद तक तो बात समझ में आती है क्योंकि वहां तो हुकूमत की अक्सरियत ही होती है, तभी तो वो हुकूमत है। लेकिन सेनेट में 3 वोटों की अददी बरतरी के बावजूद ऑपोजिशन का शिकस्त खा जाना इस बात का सबूत है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर हुकूमत के साथ एक सफ़े पर नहीं तो ऑपोजिशन के साथ भी नहीं है। लेकिन यहां एक बात जिसकी तरफ आसमा शिराजी ने इशारा किया है वो अहम है। वो लिखती हैं, एक वक्त वो भी था कि कोई ऑपोजिशन जमात लॉन्ग मार्च का ऐलान करती थी तो इक्तदार में मौजूद जमात को वाकई लाले पड़ जाते थे। वजह साफ जाहिर थी, सियासी जमातें अजली मुक्तदिर हलकों की नब्ज पर हाथ रखे हुए होती, कभी इशारे और कभी फकत किनाए को ही आफियत समझती, मगर अवाम के मिजाज की भी किसी हद तक तर्जुमान होती। सो मुक्तदिर हलके तब्दीली की राह हमवार करते और यूं एक मुनज़्ज़म तब्दीली मैसर आ जाती। आखिरी तब्दीली या जर्नैली सड़क का इनकलाब जनरल कैनी के दौर में आया। उस वक्त की तहरीक इंसाफ यानी नून लीग ने पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पर चीफ जस्टिस की बहाली के लिए दबाव बढ़ाने के वास्ते पीपल्स पार्टी के ही वकील रहनुमा चौधरी एतजाज एहसन के हमरा इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का फैसला किया। गुजरामाला के मकाम पर जनाब जनरल कैनी की दरख्वास्त पर लॉन्ग मार्च का नतीजा बरामद हुआ और एहतजाज कामयाब होने की नवीद सुनाई गई। यूं जीटी रोड का इनकलाब वापस लाहौर मुड़ गया। इमरान खान का लॉन्ग मार्च वो वाहिद लॉन्ग मार्च था जो मुक्तदिर हलकों की मुबैना आशीर्वाद के बावजूद कामयाब ना हो सका। शायद साबिका सियासी जमातों ने वक्त की चक्की में पिसकर कुछ सीख लिया था, या फिर खान साहब के हाथ अंपायर तक ना पहुंच सके और ना ही 126 दिन का धरना जलाव घेराव काम आ सके और यूं डी चौक पर टेंट लपेटना पड़े। आसमा शिराजी ने माजी के अदवार का हवाला देते हुए बताया कि किस तरह ऑपोजिशन के ऐसे धरनों को एस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही हासिल होती थी, मगर अवाम को यह बताना भी जरूरी है कि यह सिलसिला 2008 में शुरू नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में हर दौर में एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऑपोजिशन ही की पुष्टपनाही की गई है, चाहे जाए कि हुकूमत ही एस्टेब्लिशमेंट की आ जाए। 1977 की निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक को उठा लीजिए। वक्त ने साबित किया कि 9 सितारों की इस तहरीक के पीछे मुल्की और गैर मुल्की एस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी। भुट्टो की फांसी में सिर्फ फौज नहीं अदलिया भी पेश थी। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई तो गुलाम इसाक खान ने रोजे अव्वल से ही इनकी राह में रोड़े अटकाना यूं शुरू किए कि पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत बनने तक बेनजीर को वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद मरकज में हुकूमत बनाने की दावत ना दी और बरमला इजहार किया कि अगर बेनजीर को हुकूमत बनाने की दावत दे दी तो पंजाब के आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का रुख कर लेंगे। अब सदर का क्या काम कि आज़ाद उम्मीदवारों की फिक्र में घुलता रहे, मगर उन्होंने ऐसा किया। 1990 से 1993 तक ऑपोजिशन से एस्टेब्लिशमेंट की कोई मोहब्बत ना थी, लेकिन उस हुकूमत को हटाने में भी ऑपोजिशन का कोई किरदार नहीं था। गुलाम इसाक खान ने ही ये हुकूमत बरतरफ की और लड़ाई हुई तो आर्मी चीफ दरमियान में कूदे। बेनजीर की हुकूमत आई तो एस्टेब्लिशमेंट ने फिर पंजाब में इनकी हुकूमत ना बनने दी। मंजूर भट्टू और हामिद नासिर चट्टा की सरकर्दगी में मुस्लिम लीग का एक आज़ाद ग्रुप पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी हुकूमत में शामिल हुआ और वजारत आला इसके हाथ रही। नवाज शरीफ से अब एस्टेब्लिशमेंट की कुट्टी हो चुकी थी तो नवाज शरीफ अक्सरियत के बावजूद हुकूमत ना बना सके और बेनजीर हुकूमत की बरतरफी के बाद नवाज शरीफ की कोई ऑपोजिशन सिरे से मौजूद ही नहीं थी। पीपल्स पार्टी के कुल 16 अरकान असेंबली में थे। कुछ अरसे में बेनजीर भुट्टो ने जिला वतनी इख्तियार की तो पार्लिमानी ऑपोजिशन तो समझिए खत्म ही हुई। ले देकर एक जमात इस्लामी थी जो एस्टेब्लिशमेंट के दस्तोबाजू के तौर पर सड़कों की हद तक कार्रवाई डालती रही, लेकिन बिना ऑपोजिशन के भी नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने निकाल बाहर किया था। कहने का मकसद यह है कि यह पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है कि जब एस्टेब्लिशमेंट ना तो खुद ऑपोजिशन में है और ना ऑपोजिशन के साथ है। हर बार यह हुकूमत की कानून साजी में असरअंदाज भी होती है और आम हालात में भी हुकूमती इत्तेहादी महज इसलिए हुकूमती इत्तेहादी हैं कि इनको मार्चिंग ऑर्डर्स नहीं मिले, वगरना खुश तो इमरान खान से वो कतन नहीं। आसमा शिराजी लॉन्ग मार्च पर बिल्कुल ठीक तबसरा करती हैं कि इस बार लॉन्ग मार्च महज जिद है या वाकई इनकलाब बरसता मोटरवे आ रहा है। इस लॉन्ग मार्च का फायदा पीपल्स पार्टी उठाएगी या मौलाना के धरने की तरह फायदा कोई और ले जाएगा। अहम तैनातियों से कबल यह मार्च किसी की सहूलतकारी करेगा या फिर कुछ और। बिलावल साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के साथ ही खान साहब घर चले जाएंगे, मगर कैसे ये मालूम नहीं। ठीक एक माह बाद यानी मार्च की 23 को रमजान से एक हफ्ता कबल मौलाना और नून लीग लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं, इसी दावे के साथ कि खान साहब घर की राह लेंगे, वरना
इस वरना के आगे क्या है किसी को मालूम नहीं। ताहम तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उनका यह दावा कि इसकी राह में नवाज शरीफ सबसे बड़ी रुकावट इसलिए बने हुए हैं कि वो शहबाज शरीफ पर एतबार के लिए तैयार नहीं और दरअसल मरियम नवाज के लिए राह हमवार करने के लिए कोशा है, शायद अपोजिशन पर एक ऐसी तोहमत है कि जिसे धोने का कोई जरिया तो नहीं। लेकिन यहां मुजम्मिल सोहरवर्दी का नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद लिखा गया कॉलम ज्यादा करीने क्यास दिखाई देता है, जहां वो लिखते हैं कि नवाज शरीफ के मुताबिक उनके सामने इक्तदार और वोट बैंक में से किसी एक चीज को चुनने की ऑप्शन है और मैं अवाम को जवाब दे हूं। इक्तदार और वोट बैंक में जब भी फैसला करने का वक्त आया है तो मैंने वोट बैंक के हक में फैसला किया है। ऐसा इक्तदार नहीं चाहिए जो वोट बैंक की कीमत पर मिले। वोट बैंक इक्तदार दे सकता है, लेकिन कितना ही मजबूत इक्तदार हो वोट बैंक नहीं दे सकता। इसलिए अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जो भी करेंगे अवाम के एतमाद के मुताबिक ही करेंगे।